और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, सुशील शर्मा जी अध्यक्ष हैं राजस्थान अभिभावक संघ के, कनक सिंह जी संचालक हैं कोचिंग संस्थान के। आप चारों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र आर्य जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और राजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो गाइडलाइन का बिंदु है जो कि विवादों का कारण बन रहा है, इसके पीछे सोच क्या थी? देखिए, जहाँ तक कोरोना काल है, वैश्विक महामारी है, आपदा काल है, तो इसमें सरकार की ये मंशा है कि बीमारी से या जो संक्रमण से किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और हमने बहुत हद तक राजस्थान को महफूज रखा और हमने मृत्यु दर को भी कंट्रोल में रखा। तो ये सारी बातें हैं। इसके साथ में सरकार ये चाहती है कि चूंकि आर्थिक गतिविधियां भी स्ने स्ने शुरू हो रही है फेज मैनर में। कोचिंग वाले पॉइंट पे आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जी कोचिंग वाले पे आ रहा हूं कि जो आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हुई है, तो कोचिंग संस्थान भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। और कोटा जो हमारा शहर है, कोचिंग नगरी के नाम से विख्यात है, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी उसके इर्द गिर्द घूमती है। और बच्चों का भविष्य भी, चाहे नीट की बात हो, चाहे आईआईटीज की बात हो, चाहे एनआईटीज की बात हो, हमारे बच्चे पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो सरकार की यह मंशा है कि भाई कोचिंग संस्थान भी खुले और बच्चों को भी इसका फायदा मिले। और इसके साथ में जहां तक कोई भी हम सिस्टम अगर ओपन करते हैं तो उसमें हमारे कुछ एसओपीज होते हैं। तो उस एसओपीज के तहत हमने, और आप ये मानिए कि देखिए मैं स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं कि अगर किसी छात्र को कोरोना होता है तो उसके इलाज का खर्चा कोचिंग संस्थान वहन करेगा। इसके पीछे की सोच क्या थी? इसके पीछे की सोच यही है सर कि जब बच्चा कोटा में कोचिंग संस्थान में आएगा तो उस वक्त उसका पूरा परीक्षण होगा और परीक्षण के बाद में ही वो वहाँ पे एडमिट होगा और उसके बाद में वो वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करेगा। और उस दौरान सरकार की मंशा यही है कि भाई ये जो कोचिंग संस्थान है वो ऐसी व्यवस्थाएं करके रखें जिससे कि बच्चों में संक्रमण ना फैले, और अगर फैलता है तो उसको हेल्थ सिस्टम के द्वारा, क्योंकि ये कोई ठीक है, आपने कोचिंग संस्थान को अकाउंटेबल बनाया। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आपने कोचिंग संस्थान को अकाउंटेबल बनाया। अकाउंटेबल तो सर क्योंकि प्रोसेस, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज हुई या जितने भी किसान चौपाल आप लगा रहे हैं, वहां पर जो भी, अगर मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो क्या उसका खर्चा कांग्रेस वहन करती है? सरकार नहीं, कांग्रेस। सरकार वहन करती है। और कांग्रेस सरकार है तो आपने, सरकार नहीं कांग्रेस, किसान चौपाल सरकार नहीं कांग्रेस लगा रही है। इंडिया के सर मैं बता रहा हूं आपको कि जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो राजस्थान का हेल्थ सिस्टम पूरे इंडिया के अंदर अग्रणी माना जाता है। चाहे हेल्थ की मतलब सुविधाओं की बात हो, चाहे खर्च की बात हो, इवन आप निजी क्षेत्र के अस्पतालों में भी इलाज करवाएंगे। देखिए सीधा सवाल था, दूसरे राज्यों की तुलना में इलाज सस्ता, सीधा सवाल था राजेंद्र जी, आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, अन्य लोगों को भी शामिल करता हूं। कनक सिंह जी आपके पास आ रहा हूं जी। अब कनक सिंह जी मुझे ये बताइए, विजय सोनी जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है एलएन के, आज से 4-5 दिन पहले मेरे साथ लाइव जुड़े थे जब कोचिंग संस्थान आंदोलन कर रहे थे कि भाई कोचिंग खुलनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हर कोई अवेयर है, स्पेशली स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी अवेयरनेस है उनमें, व्यवस्थाएं पूरी है, कोचिंग में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती, हॉस्टल्स में बेहतरीन प्रिपरेशन है, कंटेनमेंट जोन है, डॉक्टर अवेलेबल है, बहुत अच्छा सीन बन चुका है, 100% गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे। यह जवाब उन्होंने इस बात पर दिया था जब मैंने उनसे कहा था कि भाई कोचिंग के बाहर से छात्र कहीं से तो आता जाता कोचिंग में पहुंचेगा। तब आप एक्साइटेड थे, आज आप एक्साइटेड नहीं है। हाँ जी सर। सर मैं कोचिंग को ओपन करने की सरकार की जो घोषणा है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, और प्रतियोगी जो हमारे पास पढ़ने के लिए आता है उसकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए, इसका भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन कोचिंग सेंटर में आने से पहले वो सब टेस्ट करवाएंगे, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन उसके बाद हमारी कक्षाओं में पढ़ने के बाद कोचिंग का छात्र जो है हॉस्टल में रहने के लिए जाता है, मेस में खाना खाने जाता है, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाता है, लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है, वो अन्य कई जगह जाता है। तो वहां सब तो आप ये बात तब नहीं जानते थे जब आप कोचिंग संस्थान खुलवाना चाहते थे कि स्टूडेंट्स कहां जाता है? नहीं, कोरोना की जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की है उस पूरी गाइडलाइन को हम फॉलोअप करने के लिए तैयार है। लेकिन
अगर वो छात्र संक्रमित होता है तो क्या गारंटी कि वो कोचिंग में आने के बाद कक्षा में? पर ये बात तो आप अपनी मांग उठाने से पहले भी जान रहे थे ना, इसी सवाल का जवाब तो दिया कि ऐसी चांस है ही नहीं। विजय सोनी जी ने इसी बात का जवाब दिया। नहीं सर, हम कोचिंग में नहीं सर कोचिंग में हम बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो मानक नियम केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के हैं, कनक जी, उनको मानने के लिए पूरी तरह से कनक जी मुझे एक बात बताइए, लेकिन कनक जी मुझे एक बात बताइए, होता है और केवल हमारा मुझे एक बात बताइए, देश के कई हिस्सों से आकर छात्र रहते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स उनके साथ वहां पर नहीं रहते, वो आपके भरोसे पे। एज अ गार्जियन अगर आप उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं तो दिक्कत कहां है? यस, हम एकेडमिक गार्जियन है सर, हम सर एकेडमिक गार्जियन। अरे सर, वो आपके भरोसे पर यहां पर है ना, रहता है वो अपने लेवल पर वो मेस पे खाना खाने जाता है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव निकला, उनके पेरेंट्स को आने में समय लगा, तब तक खर्चा कौन उठाएगा? और फिर अगर पेरेंट्स आ भी गए तो आप आकर कहेंगे कि हमारा इतना खर्चा हो गया, दे दो हमें। नहीं, तब तक नैतिक जिम्मेदारी के नाते सर स्वप्निल सर, तब तक नैतिक जिम्मेदारी के नाते, मानवता और इंसानियत के नाते उसकी केयरिंग करना हमारा फर्ज है, लेकिन उसकी इलाज पूरा करवाना, उसको मैंडेटरी करना, ये गलत है। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि जब आप कोचिंग संस्थान खुलवाना चाहते थे तब आपको ये बात पता थी कि स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं, इसीलिए मैंने 5-6 दिन पहले ये सवाल पूछा था कि अगर वो बच्चा बाहर है और बाहर से रोज कोचिंग में आता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब आपने कहा नहीं, बच्चे अवेयर हैं। तो आप घबरा क्यों रहे? बच्चे अवेयर हैं, नहीं होगा कोरोना। चलिए सर, स्वप्निल सर मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। हाँ स्वप्निल सर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। हमारी कोचिंग को खोलने से पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक अन्य संस्थाओं को खोला है। क्या वहां पर ऐसा नियम उन्होंने लगाया है? हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और इसीलिए मैंने वो पॉलिटिकल रैली वाला पॉइंट पूछा था। मैं इसी चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी, आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी लाइन क्या कहती है इस विषय पर? यह सही हो रहा है या गलत हो रहा है? स्वप्निल जी, देखिए, कोचिंग संस्थान जो खुल रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से एक विवादित विषय है और ये इसका पार्टी समर्थन नहीं करती है। आप देखिए, मैं एक जनरल पॉइंट आपको बताता हूं कि हम जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं और आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं, आप अन्य बीमारी के लिए वहां जाते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। सपोज अगर आपको वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आइडेंटिफाई करना कि ट्रेस करना कि आपको कहां हुआ ये डिफिकल्ट है। और आपने कर भी लिया तो क्या आप प्राइवेट हॉस्पिटल को बाध्य करेंगे क्या इस चीज के लिए कि वो उसका वहां इलाज करवाए उसका? ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। ये जो बात अभी इन्होंने कोचिंग के संस्थान के प्रतिनिधि कही है वो बिल्कुल सही बात है। ये बहुत विवादित विषय है, प्रैक्टिकली असंभव है। अगर गवर्नमेंट वाकई में अभिभावकों के प्रति थोड़ा सचेत है तो उसको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ, बताइए। वो क्या रहा है, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स को पूरी फीस जमा करानी है। अब देखिए, फॉर्चुनेटली हम चाहते हैं कि स्थितियां कंट्रोल में रहें, लेकिन जैसा अभी हमको विदेशों में समाचार मिल रहे हैं, इजराइल में स्कूल खुले फिर बंद हो गए, न्यूयॉर्क में ये डिबेट का विषय चल रहा है, यूके में वापस 7 वीक का लॉकडाउन लग गया है। तो करना क्या चाहिए? आप जो ईयरली फीस है ना, आप उसको कर्टेल करें कि आप जो फीस है वो क्वार्टरली से ज्यादा नहीं लेंगे। नहीं, आप कोरोना के हिसाब से बताइए। आप कोरोना के हिसाब से मुझे ये बताइए कि अगर किसी स्टूडेंट को कोरोना हो जाता है तो किसी को अकाउंटेबल बनाने में गलत क्या है? नहीं, देखिए, दो चीजें। देखिए, ये तो फिर राज्य सरकार स्वयं जिम्मेदारी लेना अपनी, बाकी लोगों की जिस हिसाब से कर रही है, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से वहां पे केयर कर रही है तो उनकी भी केयर करेगी। और देखिए स्वप्निल जी, यहाँ पे 2 विषय हैं कि सारा विद्यार्थी, केवल हम कोटा स्पेसिफिक बात क्यों कर रहे हैं? क्या कोई जयपुर का विद्यार्थी जयपुर के कोचिंग में नहीं जा रहा है क्या? जोधपुर का जोधपुर में नहीं जा रहा है क्या? अजमेर का अजमेर में नहीं जा रहा है क्या? वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह रहा है क्या? सारे विद्यार्थी बाहर से आ रहे हैं क्या? तो आपको कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। या तो आप कोटा की अलग से गाइडलाइन बनाए कि जो विद्यार्थी बाहर से आए उसका कोचिंग संस्थान जिम्मेदारी लें। तो कहीं ना कहीं तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा कहाँ है कौन सा कहाँ नहीं है? तो निश्चित रूप से विद्यार्थी भी सतर्क है, कोचिंग वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जो कैपेसिटी है उसको 50% के अंदर रखें, अल्टरनेट डेज पे बुलाएं, जो टेम्परेचर मेजरिंग होती है या किसी में उनको सिम्टम्स दिखते हैं तो ठीक है। आशीष जी, आगे आऊंगा आपके पास। सुशील शर्मा जी, ये तो मैं आपके पास आ रहा हूं। राजस्थान अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं और सुशील जी, मैंने कई बार डिबेट्स में इस बात को कहा है कि किसी भी पेरेंट के लिए रियल मोटिवेशन अगर कुछ होता है तो वो उसका बच्चा होता है। अब इस तरह की गाइडलाइन जो कि कोचिंग संस्थानों को लेकर आई है, वो ताकत दे रही है
या इस पर कुछ और सोच रहे हैं अभिभावक? ये सही है या गलत? जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोचिंग संस्थान जो खोलने की जो परमिशन दी गई है, सबसे पहली बात यही गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 15 दिन पहले आईआईटी मद्रास, जिनके पास में बहुत स्टैंडर्ड जो है स्टाफ है, जिनकी जो एसओपीज जो है, जो कोरोना गाइडलाइंस, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जहां पे स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी सारे के सारे लर्नेड है वहां पे, और जो सिर्फ 10% कैपेसिटी में चल रहा था, अभी तो जो गवर्नमेंट ने जो किया है 50% कैपेसिटी में खोलने के लिए कहा है, वहां सिर्फ 10% कैपेसिटी के अंदर जो है आईआईटी मद्रास खुला था, और उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स जो है वो पॉजिटिव हो गए और उनको अल्टीमेटली बंद करना पड़ा। यही जो है आपको मालूम होगा कि न्यूयॉर्क के अंदर हो गया है, इंग्लैंड के अंदर पूरे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सारे बंद कर दिए गए हैं, और यहां हमारी गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया जो कोचिंग्स को खोला जाए। सबसे पहली बात है कि जीवन जो जरूरी है, ये कोचिंग जरूरी नहीं है। किस लिए खोला गया, ये मुझे खुद को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। और या क्या आपको लगता है कि ये जो कोचिंग्स के पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये स्टूडेंट्स को जो है अच्छा सुशील जी, इतना मैनेज कर सुशील जी, क्या सुशील जी आप देखिए, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपसे एक एश्योरेंस चाहता हूं। अभी तक की डिबेट निष्पक्ष रही है, मैंने हर धड़े से सवाल पूछे, आप इस बात को मानते हैं? तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी, निष्पक्ष रही है ना? अब मुझे ये बताइए कि जब पेरेंट्स के साथ बच्चा है ना, बिल्कुल, तो पेरेंट्स भी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं जी, और वो भी 10 जगह से होकर घर पहुंचते हैं जी, बच्चा तो तब भी खतरे में है। ओके जी, बिल्कुल एग्रीड। तो ऐसा है, देखिए, हाँ, हम किसी और जो मतलब अगर मान लीजिए पेरेंट्स की आप बात कर रहे हैं, वो अपनी आजीविका के लिए बाहर जा रहे हैं, डेफिनेटली जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग को और इसको जो दोनों को कंपेयर करना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, कोचिंग उनकी आजीविका है। इस टाइम आज की तारीख में अगर आपको मालूम हो तो इंडिया में ज्यादातर, जी, कोचिंग उनकी आजीविका है। मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। अभी इंडिया के अंदर बहुत कम स्टेट्स है जिन्होंने स्कूल्स खोले हैं, है ना, हार्डली कोई 6-7 स्टेट्स है जिन्होंने स्कूल्स खोले, यहाँ कोचिंग खोले जा रहे हैं। आपको मैं और बताना चाहूंगा कि इंडिया में सबसे बड़ा जो हब है वो कोचिंग्स का जो है राजस्थान है, उसके अंदर जयपुर, जोधपुर और वो कोटा और सीकर, ये तीनों हब्स हैं, और यहाँ पे पूरे इंडिया भर से स्टूडेंट्स आते हैं। और क्या आपको लग रहा है कि इस बार अभी एग्जाम्स भी होने वाले हैं, और अगर एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसके लिए कोचिंग्स की क्या जरूरत है? कोचिंग्स को खोलने का क्या तुक है, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर किया जा रहा है तो क्या, जो मैंने जैसे, ठीक है। अब राजेंद्र आर्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं। और राजेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, बड़ी मुश्किल से 24 घंटों में आने वाले कोरोना केसेस 1000 के नीचे या 700 के नीचे प्रदेश में पहुंचे। आपको वो पल याद होगा जब मजदूरों को उनके घर पहुंचवाया जा रहा था, आपकी मांग थी आपकी पार्टी की, जो कि इमोशनल लेवल पर और उनको उनके परिवारों तक पहुंचाने के लेवल पर बिल्कुल सही थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या था कि कोरोना केसेस बढ़े थे। अब स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों से आएंगे, ठीक है, आप सारी व्यवस्था कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, मैं सहमत हूं, लेकिन आपके इस गाइडलाइन के बिंदु में यह कहीं नजर नहीं आ रहा कि जो स्टूडेंट्स यहीं पर हैं या बाहर से आकर रहेंगे, या इस तरह का किसी तरह का डिवीजन या कैरेक्टराइजेशन नजर नहीं आ रहा है। और बीजेपी ये कह रही है, और मैं भी इस बात को समझ रहा हूं। राजेंद्र जी बोले। हाँ, ऑडियो, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए, और ये पूरे मतलब विश्व के अंदर अब हम करीबन आप समझ लीजिए मार्च से लेके ये दूसरा साल, मतलब 21 में हम आ चुके हैं, करीब करीब 10 महीने हो चुके हैं। तो और अब एक स्टेज ऐसी भी आई है कि ऐसा विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, तो हमें एक स्टेज पे आके आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेगी। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, अर्थतंत्र खोलना भी सरकार की जिम्मेदारी है, और अपने जो नागरिक हैं उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमें इनके बीच में तालमेल बिठाना पड़ेगा। मामला समन्वय का है, समन्वय कोचिंग संस्थान, अभी मैं कनिष्ठ जी को नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट किन्हीं कारणों से कोरोना पॉजिटिव हो गया और वो कोचिंग सेंटर के अंदर नहीं हुआ है, तो भी इलाज उस कोचिंग संस्थान करवाएगा। ये किस लॉजिक पर है?
मैं उस लॉजिक को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स का कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे। कुछ डे स्कॉलर्स होते हैं, कुछ हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कुछ दूसरे प्रदेशों से आते हैं। सर अगर स्वप्निल जी आप अगर हेलो, हाँ बोलें स्वप्निल जी, आप अगर इस पूरे अब अपन ने जैसे कनिष्क जी की उनका पक्ष सुना, उन्होंने कहा कि भाई कोचिंग संस्थानों का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरे के पूरे मतलब इक्विप्ड हैं, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे आपके मतलब थर्मल स्कैनिंग की बात हो, चाहे आइसोलेशन की बात हो, चाहे 50% जो कैपेसिटी है उसके रन करने की बात हो। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स भी हैं। आप ये देखिए कि ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी सावधानी की है, और ये बीमारी डॉक्टर्स अगर किसी कोचिंग संस्थान के पास 2 भी डॉक्टर हैं और डॉक्टर अगर मॉनिटर कर रहे हैं, इसमें मॉनिटरिंग बहुत बड़ा इश्यू है। ना तो ज्यादा मेडिसिन का रोल है और ना ही ज्यादा, कोचिंग तो करौली में भी है, ठीक हो जाएगा। कोचिंग तो पाली में भी है, जालोर में भी है, अजमेर में भी है, जहां पे भी जयपुर में भी है, 33 के 33 जिलों में है, बूंदी में है। जी मैं सुन रहा हूं आपकी बात। वो सारे कोचिंग संस्थान हैं, तो उनके लिए जैसे अब ये विषय डिबेट का विषय बना, तो इसके बाद में आप ये मान के चलिए कि हम अगर किसी बात को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सभी पक्षों को सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद में जो भी कॉमन कोई बात को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले ये डिस्कशन क्यों नहीं हो सकता था? लेकिन ठीक है, कनक सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और कनक सिंह जी मैं फिर कह रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो आपको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। एक पॉइंट से क्या बोल रहे हैं राजेंद्र जी? स्वप्निल जी, हाँ क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोलिए। मैं बता दूं सर, मैं शॉर्ट में ही बोल रहा हूं। क्योंकि हमने ये जो केंद्र के गृह मंत्रालय के निर्देश पे ही स्टार्ट किया है, और वहां के जो सांसद हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, उनका भी ये मंतव्य था कि कोचिंग संस्थान प्रारंभ किए जाएं। तो इसमें भाजपा अगर विरोध करती है तो नहीं, भाजपा इस बात का विरोध नहीं कर रही है, आपके बिंदु 11 का विरोध कर रही है। नहीं, विरोध किया अभी मैंने वो बिंदु 11 का विरोध है, लेकिन ठीक है। हाँ कनक सिंह जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर देखिए आप लोगों के शब्द बदलते हैं, जब आपके एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि घर से दूर आपका खुद का एक परिवार होगा, और परिवार अगर इलाज करवा भी दे तो दिक्कत कहां है? मैं ये कह रहा हूं कि आपके सेंटेंसेस, आपकी चीजें बदल जाती हैं, जिससे ये लगता है कि हाँ आप बिजनेस मॉडल है, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं सर, मानवता और इंसानियत के नाते हर चीज नैतिक रूप से हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आप उसको कानूनी सर जब कोचिंग खुलवाने की मांग कर रहे थे तब आपको नहीं पता था कि स्टूडेंट्स आएंगे तो बाहर घूम के कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं? नहीं आप कोचिंग खोलो, हम उनकी जान खतरे में डलवाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। ये कैसी बात हुई? नहीं सर, परिवार में भी लोग रह रहे हैं, अन्य संस्थान भी चल रहे हैं, अन्य ऑफिस भी चल रहे हैं, और गैदरिंग एवरीवेयर है। और जब 50% पे आप कोचिंग खोल रहे हैं, और कोरोना की जितनी गाइडलाइन है इससे बचाव की, वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। और वो बच्चा इन्फेक्टेड कहीं हुआ है, और चूंकि हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड हमारा है, इसलिए वी आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कहां का न्याय आप बताइए? ठीक है, तो जो 11 नंबर तो मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले कनक सिंह जी, एक छोटी सी बात है, जो स्टूडेंट्स बाहर से आएंगे कम से कम उनका इलाज करवाने के लिए आप तैयार हैं? जो यहां रहते होंगे, जो लोकल लाइट हैं, डे स्कॉलर्स हैं, उनका छोड़ दीजिए, किसी का तो हिस्सा आप उठा सकते हैं कि वो भी वहन नहीं करेंगे। जब तक उनका परिवार आकर उनको केयर टेकर नहीं कर लेता, तब तक तो हम नैतिक रूप से हमेशा से जिम्मेदार रहे। लेकिन इसको कानूनी लागू करना, ये प्रूव कैसे होगा, आप ये बता दीजिए। तो भाई यही कंडीशन तो आपकी कोचिंग संस्थान खुलने के पहले थी, कितनी बार बोलूं मैं? IIT वाले सारे हो गए सर, वो कालखंड अलग था, अब कालखंड अलग है। अब नया स्ट्रेन आ गया है, कालखंड बदल गया है, कालखंड और गहरा हो गया है, परिस्थिति अलग है, कालखंड और बदल गया है, नया स्ट्रेन आ गया है, उसके भी केसेस आ रहे हैं। सुशील शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं सिंसियरली बोलना चाह रहा हूं, अभिभावकों का डर बच्चों की जान को लेकर है, लेकिन अगर कोरोना के साथ रहना सीखना है तो हमें रास्ते उठाने होंगे, हमें रास्ते बनाने होंगे। यस सर, देखिए ऐसा है, पहली बात तो अगर इसको हम कहें कोचिंग को, तो ये कोई एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आता है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एसेंशियल तो अभिभावक बना देते हैं ना, कौन कहता है इस जाल में? बिल्कुल आ रहे होंगे, कोचिंग के आपका भविष्य नहीं है। अगर मान लीजिए कोटा के अंदर 2 लाख अगर स्टूडेंट्स, जी देखिए ऐसा है, पहली बात ये एसेंशियल सर्विसेज नहीं है। अगर कोटा के अंदर 2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें से हर कोई सेलेक्ट नहीं हो जाता है, हार्डली 0.01% सेलेक्ट होते हैं। तो इसलिए कोई कि जो अगर 1 साल कोचिंग ना करें तो उनकी लाइफ पे वो बहुत बड़ा असर होने वाला है। ठीक है।
और अगर बाय द वे खोल रहे हैं और अगर गवर्नमेंट की ये मंशा है कि भैया इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टार्ट किया जाए तो इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये चीज कभी भी एस्टेब्लिश की जा सकती है। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना से फाइट में सबसे बड़ी दिक्कत यही रही कि किसी को अकाउंटेबल नहीं बनवाया गया। अगर हर तरह के मसलों पर लोग अकाउंटेबल होते तो यह स्थिति नहीं होती। नहीं स्वप्निल जी, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि अकाउंटेबिलिटी शुरू से तय नहीं हुई। और अभी आपने बीच में से बोला था तो बड़ा अच्छा पॉइंट था कि जो स्टूडेंट्स बाहर से आए, देखिए स्वप्निल जी, पहले तो हमें ये सोचना कि जितने विद्यार्थी हर साल आते थे बाहर से उतने इस बार आएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स भी इस बारे में थोड़ा सा अवेयर है, उसको भी अपने बच्चे की काफी चिंता है, तो वो भी निश्चित रूप से बच्चों को अपने पास ही रखना चाहेंगे। और ऐसा नहीं कि इंडिया में केवल एक ही जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां जाए वहां सब जगह पे कोई ना कोई फैसिलिटीज अवेलेबल है। और सुशील जी को मैं बात कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर रहा है कि वो अपने बच्चों को भेजें, और पेरेंट्स अगर भेज रहा है तो उसको भी सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे। तो आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है कि अगर कोई विद्यार्थी बाहर का तो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी तय करें तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता इसमें निकल सकता है। हाँ, मेरे एक सहयोगी हैं, मैं बहुत शॉर्ट में, राजेंद्र आर्य जी आपके पास आ रहा हूं। मैं बेहद शॉर्ट में आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आपकी कहीं भी गाइडलाइन में आप एक रास्ता ये भी खोज सकते थे कि इंश्योरेंस करवाया जाए स्टूडेंट्स का? मेरे सहयोगी जानना चाहते हैं, रिंकल हैं, ये सवाल पूछवाना चाहते हैं। जी, अच्छा सुझाव है, अच्छा सुझाव है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा का सारा एसओपी और हेल्थ सिस्टम से जुड़ा हुआ विषय है। अगर इंश्योरेंस करके बच्चा, जैसे इवन ये कोचिंग संस्थान भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। संस्थान एक बहुत बड़ा अमाउंट, लेकिन ये सारी चीजें पहले ही टेबल पर क्लियर हो जाती हैं अगर इस तरह की गाइडलाइन लाने से पहले सारे धड़ों को बिठाकर आप बातचीत कर लेते हैं, जिसमें विपक्ष भी होता। आज कम से कम स्क्रीन पर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहा है, अन्य दिनों में तो एग्रेसिव विपक्ष होता है। तो सारे पॉइंट्स आते टेबल पर और उसके हिसाब से एक प्रॉपर गाइडलाइन आती है। आज इस तरह की डिबेट की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरह से ये इशू विवाद में नहीं बदलता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।